हम सबका बहुत सौभाग्य कि आज हम सब एकत्रित हैं अपने प्रिय नेता आदरणीय श्री दुष्यंत जी गौतम भाई साहब का स्वागत करने के लिए। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बड़े भाई साहब, अपने प्रेरणा स्रोत आदरणीय दुष्यंत जी भाई साहब का स्वागत करें अपने मथुरा में, अपने ढोली प्याऊ में। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राज्यसभा में आपको सेवा करने का मौका मिला। एक लंबा राजनीतिक सेवा का आपका करियर एक काल रहा है और आज सबको जोड़ने के लिए जो मोदी जी का स्वप्न है, सबका साथ और सबका विकास, उसको जमीन पे उतारने के लिए हमारे बड़े भाई साहब काम कर रहे हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य कि आज आपके कदम हमारे मथुरा में आए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी भाई साहब, जिनको अभी हमने सुना, हम सब बहुत आभारी हैं कि घनश्याम जी भाई साहब के नेतृत्व में मथुरा में भारतीय जनता पार्टी नित्य नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है, ताकत बढ़ रही है। आदरणीय संजय शर्मा जी भाई साहब, आपका भी बहुत आभार और शुभकामनाएं। विशेष रूप से अजय जाटव जी भाई साहब, अजय भैया किधर हैं? बहुत स्वागत। आप मीडिया के कार्य को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपको मैं अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय श्री चिंताहरण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व महामंत्री महानगर के, श्री भरत राजपूत जी, श्री राम रतन जी, श्री सुनील तरकर जी भाई साहब, आदरणीय श्री प्रदीप गोस्वामी जी और उपस्थित बहनों भाइयों, कुछ प्यारे बच्चों जी। राम रतन जी हमारे मंडल अध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत। आपके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आज का आयोजित हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका करंट बढ़ाएं, क्योंकि राम रतन भैया का करंट बढ़ा है तो हम लोग के बल्ब भी अच्छे जल रहे होंगे। आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब अपने बड़े भाई साहब आदरणीय दुष्यंत जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं केवल इतना संदेश आपको देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की रूपरेखा बनाई, पिछले 10 साल के सेवा काल में जो विकास की राजनीति उन्होंने की और सबको जोड़ने का उन्होंने काम किया, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके विपरीत अन्य पार्टियों को अगर हम देखें तो सब लोग किसी ना किसी तरीके से अपना हिस्सा तोड़ के लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक पीडीए नाम का एक नुस्खा लाई है, यानी मैं 3 जातियों को तोड़ लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अन्य जातियां कोई और 1-2 जातियां पकड़े हैं, इनको मैं तोड़ लूं तो मेरा काम बन जाएगा। उसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच हमेशा से है कि सबको साथ लेकर के चलना है, और उसको एक छोटे से नारे में सबका साथ और सबका विकास के रूप में हमको समझाया और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे बहन भाई बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे पता है आप दिल बड़ा करके आए हैं और हम लोग भी दिल बड़ा करके आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। आने वाला समय नए साथियों के लिए बहुत ही सुखद होगा, आपके लिए अवसर लेकर के आएगा। और ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो आदरणीय मोदी जी हम लोग को याद दिलाते हैं कि हम लोग राजनीति नहीं, हम लोग राष्ट्र नीति करने के लिए आए हैं। राजनीति मतलब अगले चुनाव की बात, अगले पद की बात, और राष्ट्रनीति मतलब अपने राष्ट्र के निर्माण की बात। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने जिस प्रकार अपने क्षेत्र को, मोहल्ले को, कॉलोनी को सजाया है, इंटरलॉकिंग टाइल बहुत अच्छी गुणवत्ता की लगी है, सफाई भी अच्छी है। मैंने आते आते पूछा, आज ही सफाई अच्छी है, रोज सफाई अच्छी होती है? तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि हाँ, आज तो थोड़ी अच्छी हुई है, लेकिन रोज ही सफाई हमारी अच्छी होती है। इसका मतलब सफाई के मामले में हम विकसित भारत बन चुके हैं। अब हमको अगली चुनौती देखना है हमारी कौन सी है, और उसके लिए हम लोग को काम करना है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो मोदी की गारंटी की बात की है वो क्या है, और इसके साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। हमारे मोहल्ले में क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनका जो अधिकार बनता है लाभार्थी के रूप में, उनको नहीं मिल रहा? क्या वृद्धावस्था पेंशन की जो बहनें, माताएं अधिकारी हैं, सबको मिल गई? कुछ लोग जरूर बचे होंगे। मुझे लगता है 90%, 95% हम लोग संतृप्त कर चुके, लेकिन जो 5% बचा है, मोदी जी ने गारंटी ली है। देखिए माता जी का हाथ खड़ा है जिनके अभी पेंशन नहीं बनेगी। यही इसी बात पे आ रहा हूं मैं। मोदी जी ने गारंटी ली कि जो 5% लोग बचे हैं उनको उनके तीसरे सेवा काल में गारंटी के साथ में काम पूरा कराया जाएगा।
कोई भी नहीं लाभार्थी बचेगा। इस हिसाब से हम लोग को काम करना है। और चुनाव अभी होने वाला जल्दी, वरना मैं पहले ही करता। आपने ये जिम्मेदारी समाज कल्याण मंत्री के रूप में मुझको दी है। चुनाव के तुरंत बाद हम लोग एक आयोजन रखेंगे और कैंप लगाएंगे और ऐसे हर लाभार्थी को पंजीकृत करेंगे और 4 दिन के अंदर उनकी स्वीकृति कर देंगे। जिनका जो अधिकार है वो उनको मिलेगा। जो विशेषाधिकार है, लोन आप लेना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पांव पे खड़े हों, नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन ये विशेषाधिकार है, ये जरूरी नहीं है कि हमको मिले ना मिले, हमें इसके लिए अपने आप को काबिल बनाना होगा और उसके लिए भी आपका प्रशिक्षण कराएंगे। एक और कैंप लगा करके अपने युवा साथियों को स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाएंगे और जो पुनः मोदी जी ने गारंटी ली है वो हम लोग उसको पूरा करेंगे, अपने मथुरा में पूरा करेंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। लेकिन ये काम मिलके होगा, राजनीति से नहीं, ये राष्ट्रनीति से काम होगा। इसलिए हम लोग को अमृतकाल की जो पीढ़ी है, हमारे युवा साथी मौजूद हैं, अगले 25 साल, अब तो 24 साल बोलूं, जो अमृतकाल के हैं वो आपके मजबूत कंधों पे है। हम लोग को आपकी सहायता करनी है, आपको रास्ता दिखाना है। लेकिन हमारे युवा साथी जो आज छात्र हैं, आपको आगे बढ़ना है और इस सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। पुनः आज नए ज्वाइन कर रहे बहनों को, हमारे बड़े भाइयों को, साथियों को, युवाओं को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका अनुभव बहुत ही सुखद होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जल्दी जल्दी हम लोग की भेंट होगी, ऐसा भी विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज इस अनुसूचित जाति के संवाद कार्यक्रम में उपस्थित महानगर अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम लोधी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनको अभी आपने सुना है, वो पुलिस के बहुत बड़े अफसर, जहां जनता उनके पैर छूती थी, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जनता के पैर छूकर जनता की सेवा करूंगा। ऐसे असीम अरुण जी, महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी, संजय शर्मा जी, चिंता हरण जी, श्री अजय जाटव जी, भारत राजपूत जी, राम रतन जी मंडल अध्यक्ष, जेपी मौर्य जी, सुनील जी मंडल अध्यक्ष, अशोक जाटव जी, दिनेश चौधरी जी, बलराम शर्मा जी, आप सबका स्वागत है। और आज ये सारी जनता जो जहां पर इकट्ठी है, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर समाजवादी पार्टी से और अन्य दलों से जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंदो, राजनीति का बिगुल बच चुका है, इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और मैं सीधी सीधी बात पे आता हूं कि मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। मथुरा की यहाँ की उम्मीदवार है श्रीमती हेमा मालिनी जी, उनके लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं वो वोट मांगने के लिए आया हूं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। जो आप एक गरीब आदमी का वोट का अधिकार होता है, अनुसूचित जाति वर्ग के वोट का अधिकार होता है, उसकी इतनी ही कीमत होती है जो राष्ट्रपति के वोट का अधिकार होता है, जो अमीर और कोठी और बंगलों में रहने वालों का अधिकार होता है, उतनी ही आपके वोट की वैल्यू है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आगे से राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, आगे से राजा आपके वोट से बनकर पैदा होंगे। जिसको आप सेवा का मौका दोगे वो आपकी सेवा करने के लिए आएगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके मध्य में वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। आखिर नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों दे, ये प्रश्न चिन्ह आपके मन में भी आता होगा और मेरे मन में भी आता था। लेकिन जब से मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा है, क्योंकि मैं 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था
उस समय मुझे पूरा देश घूमने का मौका मिला। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब 14 अप्रैल को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने देखा मोदी जी 14 अप्रैल वाले दिन हाथी के ऊपर संविधान को रखकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे कि ये देश अगर आज लोकतांत्रिक देश बना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण बना है, डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के कारण बना है। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा है और पढ़ा नहीं, उनके जीवन को आत्मसात भी किया है। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अनेकों बार मोदी जी ने कहा है कि मैं अगर प्रधानमंत्री की सीट पे हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है कि एक ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की देन है कि अनुसूचित वर्ग का एक बार रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने। ये उस संविधान की देन है कि आज अनुसूचित जनजाति की महिला देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। मोदी जी का जीवन मैंने पूरा का पूरा देखा है और मोदी जी वैसे ही भारत चाहते हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर भारत चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा भारत चाहते थे जो एक शक्तिशाली भारत हो, एक मजबूत भारत हो। इसलिए वो कहा करते थे, किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, किसी महापुरुष से पूछोगे तो वो ये कहता, वो दिखाई देगा कि मैं पहले अपने परिवार को मानता हूं, उसके बाद मैं देश को मानता हूं। वो उससे कहते रहते हैं कि मैं धर्म को मानता हूं, बाद में देश को मानता हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं, भारत के अलावा मैं किसी को भी प्यार नहीं करता। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की देन, डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच, जिसके कारण हम देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस भारत को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण भी होना चाहिए, लेकिन आरक्षण के साथ साथ सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि मेरा समाज आत्मनिर्भर बन जाए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए पहला देश का प्रधानमंत्री आपने देखा होगा लाल किले से खड़े होकर कहता है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। लाल किले से बोलता है, 1.25 लाख बैंक की ब्रांचों को बोलता है, उनके मैनेजर को आवाज लगाकर लाल किले से बोलता है, इस साल के अंदर हर ब्रांच एक दलित को, एक महिलाओं को बिजनेसमैन बनाएगी ताकि वो आने वाले समय के अंदर लाखों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना चलाई है और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जातियां हैं अनुसूचित जाति की, धोबी है, दाई है, मोची है, हलवाई है, ऐसी छोटे छोटे काम करने वाली 18 जातियों को विश्वकर्मा योजना में रखकर जो वो काम करते हैं, उन काम के लिए 15-15 हजार रुपए हर व्यक्ति को दिए गए हैं ताकि प्रेस वाला अपना प्रेस का काम का औजार ले सके, मोची का काम करने वाला सामान ले सके, नाई का काम करने वाला नाई का सामान ले सके, लोहार का काम करने वाला लोहार का सामान ले सके। हर व्यक्ति को 15-15 हजार रुपए दिए गए हैं। और ये नहीं है, उसको अपने काम के अंदर ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा व्यापारी बने, इसलिए उसकी करीब 3 महीने की ट्रेनिंग भी रखी गई है। उसकी ट्रेनिंग के माध्यम से उसको 7,500 रुपए, ऐसा नहीं फ्री में उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, 7,500 रुपए उसको दिए जा रहे हैं। और जब वो ट्रेन हो जाएगा, जरूरी नहीं मोची का काम सड़क पे बैठ कर करे, वो जूते बनाने का काम कर सकता है। ऐसा ट्रेन कर उसको फैक्ट्री बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा पहली बार इसको 1 लाख रुपए का लोन देंगे, फिर 3 लाख का लोन देंगे ताकि अच्छा फैक्ट्री वाला बन सके, नाई अच्छी बार्बर की दुकान खोल सके, धोबी अच्छे तरीके से ड्राइकिंग वाली दुकान खोल सके। और उसको ब्याज जो होगा उसका 13% में 5% तो वो देगा, 8% नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं दूंगा ताकि मेरे लोग आगे बढ़ सके। और यही नहीं है, समृद्धि
अपने द्वारा जो रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, पटरी वाले, छोटी मोटी जो दुकानें लगाते हैं, सड़कों पे दुकान लगाते हैं, उनको आपने देखा होगा। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपके यहां भी आई होगी। विकसित भारत के निर्माण की एक गाड़ी आई थी, उसके अंदर करोड़ों लोगों ने फार्म भरे हैं। सभी को 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए बांटे गए ताकि वो अपने खोमचे, पटरी, रेहड़ी वाले अच्छे तरीके से काम कर सकते। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना, जो हम भारत के दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को मजबूत करना चाहते हैं, उसके अंदर आगे बढ़ने का काम देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। बंधुओं, अभी तक दलितों को लूटा गया है, गरीबी है, गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए हैं, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया गया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा कि अमीरों के घरों के अंदर जो योजना, जो सुविधा होती है, मेरे गरीब के घर के अंदर वो सुविधा कैसे पहुंचे। जब अमीर के घर में गैस चलती है तो मेरे गरीब के घर के अंदर भी गैस होनी चाहिए। उसको क्यों कोयला जलाए, क्यों लकड़ियां जलाए, क्यों धुएं के कारण अपनी आंख खराब कर दे, क्यों धुआं पीकर अपना स्वास्थ्य खराब कर दे। ये देश की माताएं बहनें, मेरी माताएं बहनें हैं, इसके हर घर के अंदर गैस होनी चाहिए। 12 करोड़ घरों के अंदर हमने फ्री गैस कनेक्शन देने का काम किया है। और बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस के शासन के अंदर हमारी माताएं और बहनें शौचालय जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस घर के अंदर शौचालय नहीं है, जिस छोटे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ हमारी माताएं बहनें, हमारी बालिकाएं पढ़ने जाती थी, इस कारण से स्कूल छोड़ दिया करते थे कि वहां शौचालय नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ घरों के अंदर गैस के कनेक्शन देने, उन्हें शौचालय बनाने का काम किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आजादी के 70 वर्ष बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर लाइट नहीं थी। अब मानिए कि आजाद भारत हो गया 47 के अंदर, 75 वर्ष बाद भी घरों को अंदर लाइट ना हो, अंधेरे के अंदर लोग रहते हो, उजाला उन्होंने देखा ना हो, उन घरों के अंदर 100% लाइट पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने कहा। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2024 तक ऐसा कोई मकान नहीं रहने दूंगा जो कच्चा मकान होगा, जिसके पक्की छत नहीं होगी, जिसके घर में बिजली नहीं होगी, बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। इसलिए 4 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी हमारे देश के अंदर लोगों को, हमारी माताओं और बहनों को सुबह सुबह पानी भरकर लाना पड़ता था। मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। माँ की माताएं बहनें कहती थी कि भैया हम तो घर पे टोकरी को सर पे धोते धोते हमारे बाल उड़ गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज 12 करोड़ घरों के अंदर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का काम किया है, ताकि मेरी माताओं और बहनों को कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने शपथ ली थी, पार्लियामेंट में गए थे, पार्लियामेंट के वो मत्था टेककर उसकी चौखट पर उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी। तो आज हम देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने इस 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। आज हमारे अंदर, घर के अंदर जो आम सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा है। अभी भाई अरुण बता रहे थे, सफाई को देखकर बता रहे थे, देश के प्रधानमंत्री इस भारत माता को एक माटी का टुकड़ा नहीं मानते, उसको जीता जागती माता मानते हैं। स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया था, और आज देखते हैं आपको, आप जाकर कह सकते हैं, आप वोट मांगते हुए कह सकते हैं कि हमने वो काल देखा है 2014 से पहले, मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, मार्केट के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के अंदर अनाउंस होता था, बस के अंदर लिखा होता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। 2014 से पहले का ऐसा दौर हमने देखा है। आज आप दबाएं इस चीज के, आप कहीं भी आप जाकर देखेंगे, कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है
जिसपे लिखा हो कि आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। हमने सुरक्षा देने का काम किया है, हमने इस देश को आतंकवाद मुक्त करने का काम किया है। अब हम घर से जाते हैं, पहले घर से जाते थे तो चिंता होती थी वापसी आएंगे नहीं आएंगे, ट्रेन में बैठे होंगे तो बम फट रहे होंगे, बम के कारण कोई परेशानी तो नहीं होगी, मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट के अंदर कोई परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन आज आप देखते हैं कि हम एक आतंकवाद मुक्त शासन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यही नहीं कि कोरोना ऐसी महामारी आई, उसके दौरान में आपने देखा होगा कि मेरे परिवार का आदमी कोरोना पीड़ित हो गया है, तो हमने उसको दूर से देखने के लिए भी कभी हिम्मत नहीं करी थी। ऐसा देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी आई, और आप मान के चलिए दूसरा जो दौर आया था और भी खतरनाक हुआ था। अगर ये कांग्रेस के कार्यकाल में होता, कांग्रेस कार्यकाल में पोलियो की ड्रॉप आने के अंदर 15 साल लग गए थे। अगर कोरोना की वैक्सीन आने में 15 साल लग जाते तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होता, आप इसकी कल्पना कर देखो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने साइंटिस्टों पे विश्वास किया, अपने युवा पीढ़ी पे विश्वास किया, और एक नहीं दो वैक्सीन बनाई। ये विपक्ष के लोग उस समय कहते थे मोदी की वैक्सीन है, डुप्लीकेट वैक्सीन है, बाहर से मंगानी चाहिए, क्योंकि इनको आदत पड़ी थी बाहर से मंगाएंगे तो कमीशन खाएंगे, और जब आएगी 10 साल लग जाएंगे, ये लोग तो आधे से ज्यादा मर जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने साइंटिस्टों पर विश्वास करते हुए उनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई, उस वैक्सीन में एक नहीं दो वैक्सीन दी गई, और उस वैक्सीन के कारण आज हम कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। हमें कोई किसी बीमारी की कोई ऐसी भनक भी नहीं लगती। ये देश के प्रधानमंत्री की देन है। आप बताएं, आपको वैक्सीन लगाने का 1 रुपया देना पड़ा है क्या? नहीं देना पड़ा किसी को। लेकिन अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो, सबने अपने नागरिकों को वैक्सीन 5-5 हजार रुपए के अंदर दी है। देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को बचाने के लिए सबसे पहला काम यही किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंग्लैंड के अंदर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने गए थे, आज उस बिल्डिंग के मालिक ने कहा मैं इस बिल्डिंग को देखना चाहता हूं, और उसके ऊपर लिख दिया उसने, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसमें पढ़े थे, और मैं आज उसको देखना चाहता हूं। कांग्रेस ने नहीं खरीदी। मैं मोर्चे के अध्यक्ष था, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मगर साहब इस बिल्डिंग को खरीदना चाहिए, संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। हमने 40 करोड़ के अंदर वो बिल्डिंग को खरीदा इंग्लैंड के अंदर। और हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो केंद्र का आसिम जी उसके सदस्य हैं, उसने आज 100 बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को वहां से वजीफा देकर आज उस संग्रहालय के अंदर इंग्लैंड के अंदर पढ़ाने का भी काम करता है, वहां रहने की भी व्यवस्था करता है। और यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म अपनाया था, दीक्षा भूमि कहते हैं हम उसको, नागपुर के अंदर। वो दीक्षा भूमि को एक कमरा सा बना हुआ था, कभी ध्यान से नहीं रखा गया था। हमारी सरकार आई, शिवसेना की अलायंस की सरकार थी, गडकरी जी वहां मंत्री थे वहां पर, और उन्होंने पहली बार जहां से लेकर लाखीर तक का एक बड़ा संग्रहालय गुंबद बनाकर डॉक्टर अंबेडकर जी के उस स्थान को सुरक्षित करने का काम किया था जहां डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का देहांत दिल्ली में हुआ था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, क्योंकि इन्होंने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखी थी। या तो जवाहरलाल के लिए मिलेगा या राजीव गांधी के लिए मिलेगा, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के लिए बनाने के लिए जगह हो सकती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की ये जगह नहीं दी। डॉक्टर अंबेडकर जी 2 दिन तक उनका इंतजार दिल्ली में किया गया, अंततः उनको बम्बे में ले जाया गया, और बम्बे में समुद्र के किनारे उनका अंतिम संस्कार दादर के अंदर करा गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने इतने बड़े बड़े संग्रहालय बना दिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की एक छोटी सी चेत भूमि वहां पर शिवसेना की सरकार ने इसमें अलायंस में जब बनाई थी। और आज मुझे उन्हें गर्व होता है कि मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी की चेत भूमि
और वहां पर उनका अंतिम संस्कार जहां किया गया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 एकड़ जमीन के अंदर वहां पर बहुत बड़ा उनका अंतिम संस्कार किए स्थान को चैत्य भूमि के रूप में बनाने का काम किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती आई थी, तब एक चैनल ने दिखाया था कि आप 125वीं जयंती डॉक्टर अंबेडकर जी की मनाएंगे, बड़े बड़े लोग मनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी के आरक्षण के कारण बहुत लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, एमपी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने और मुख्यमंत्री तक बने। लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई कि जब नेहरू का मेमोरियल मिल जाते हैं तो उसकी अचकन देखते हैं, उसकी टोपी देखते हैं, गांधी जी के संग्रहालय जाते हैं तो उनका चश्मा देखते हैं, उनकी वो चारपाई देखते हैं जिस पर वो सोते थे, उनकी धोतियां देखते हैं। इंदिरा गांधी के संग्रहालय में जाते हैं तो उन पर जिस पर गोली लगी थी वो साड़ी देखने के लिए मिलती है। जब राजीव गांधी के संग्रहालय में जाते हैं जो बम फटा था वो कपड़े देखने के लिए मिलते हैं। क्या मेरे बाबा साहब जीते जी थे? क्या उनके कपड़े कहां गए? मेरे जानने का हक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी चश्मा पहनते थे, कहां है वो चश्मा? डॉक्टर अंबेडकर जी बैरिस्टर थे, वो ड्रेस कहां है? डॉक्टर अंबेडकर जी एक कमरे के अंदर रहते थे, जिस बर्तन में खाना खाते थे वो बर्तन कहां है? वो टाइपराइटर कहां है जिससे संविधान लिखा गया था? लेकिन जब एक चैनल ने दिखाया कि वहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और जो डॉक्टर अंबेडकर जी के सहयोगी थे अजगले नानक रत्तू 2 जने थे, जब कांग्रेस सरकार ने उनका सामान 26 अली पूर्व से उठाकर बाहर फेंक दिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था, तो अजगले जी अपने उस सामान को लेकर नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव है वहां लेकर गए। आज वो सामान उसको दीमक खा गई। 4 जो सामान उनके घर के, उसमें कुर्सी भी थी, उसमें टेबल भी थी, उसमें टाइपराइटर भी था, उसमें स्टोव भी था, उसमें कोट भी था, उसमें पैंट भी था, उसमें सोटाइयां भी थी, सारे के सारे टूट फूट गए। मुझे दुख हुआ बहुत ज्यादा। इस आरक्षण को लेकर लोग बड़े बड़े बने, लोग अपने बच्चा पैदा होता है उसके सामान को सुरक्षित करके रखते हैं, लेकिन जिसने आरक्षण दिया, जो सरकार संविधान की शपथ लेती है, जो सरकार संविधान से चलने की बात करती है, लेकिन उसके निर्माता के सामान की ऐसी हालत हो रही है कि उसको दीमक खा गए। मैं गया वहां पर, जाकर मैंने संकल्प लिया कि ये कांग्रेस की सरकार को 6 लाख रुपया साल का देना था कि वो सामान सुरक्षित रख सके, लेकिन उसने नहीं किया। मैं उनको कह के आया था 6 लाख नहीं 6 करोड़ भी जाएगा, मां भीख मांगनी पड़ेगी, भीख मांगेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के सामान को वैसे ही रखेंगे जैसे गांधी खानदान ने अपना सामान रख रखा। मैंने पत्र देश के प्रधानमंत्री को भी लिखा था उससे, और आपको बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है, आज वहां पर 13 एकड़ जमीन के अंदर बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का काम भारत सरकार कर रही है। उस सामान को केमिकलाइज कर पुनः सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देना चाहिए कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत, डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान करने वाला भारत, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देखा था मेरे दलितों को लिए क्या होना चाहिए, वो आज मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बंदो वोट तो हमें मिलते हैं, सबसे ज्यादा एमपी हमारे हैं, सबसे ज्यादा एमएलए हमारे हैं, सबसे ज्यादा मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बनाया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें और आगे बढ़ना है, हमें देश को और मजबूत करना है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो लोग हमें बरगलाने का काम करते हैं, हर बार जब भी चुनाव होता है तो आपके बीच में आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये संविधान बदल देंगे, ऐसा आपके बीच में आकर कहेंगे, आपका वोट लूटने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 10 साल केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी को हो रहे, 6 साल अटल जी ने शासन किया है, क्या कभी संविधान बदला है हमने? संविधान बदला था कांग्रेस ने,
1976 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में प्रियम्बल बनाया था और उन्होंने लिखा था कि कुछ भी बदल लो लेकिन इसका प्रियम्बल मत बदलना। इंदिरा गांधी ने उसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़कर डॉक्टर अंबेडकर जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। जैसे कहते हर बार कहा है कि जब तक मैं जीते जी हूं कोई भी आरक्षण की तरफ उंगली उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर खाते घुसपुस करके हम लोगों को बरगलाने की बहकाने की कोशिश करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे प्रमोशन में आरक्षण तो हमने सुरक्षित करा है। आपके यहाँ पे मायावती की सरकार होती थी, उसके कारण से प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो रहा था। आज आप देखना चाहते हैं, हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, आज आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपके मिलने वाले शर्मा जी की, गुप्ता जी की शादी होती है, आप जाते हैं नहीं जाते हैं? आपके यहाँ शादी होती है, आप बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं? आप बुलाते भी हैं, आप जाते हैं, लेकिन वो आपके बीच में फूट डालने का काम करेंगे। मैं इस प्रकार की छुआछूत जात-पात की बात करेंगे। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु ब्राह्मण थे। अंबेडकर नाम उनके गुरु का नाम था जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने का नाम दिया होता। डॉक्टर अंबेडकर जी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अंबेडकर नाम रखा। डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण थी। जो अजगले मैंने नाम लिया है, डॉक्टर अंबेडकर जी का सामान लेके अपने गांव गया था, वो अजगले ब्राह्मण था। क्या डॉक्टर अंबेडकर जी को हम ब्राह्मणों से अलग कर सकते हैं? क्या हम महर्षि वाल्मीकि जी को राम से अलग कर सकते हैं? क्या हम सतगुरु रविदास जी को मीरा से अलग कर सकते हैं? क्या? देखिए, आज हमारा समाज मजबूत स्थिति में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसके अंदर भी बहुत सी राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखने चाहती, ऐसे लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं, वो देश को खंडित करना चाहते हैं। मैं आज आपको यही कहने के लिए आपके मध्य में आया हूं और आपको संकल्प दिलाने के लिए आया हूं कि हम डॉक्टर अंबेडकर जी के मजबूत भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे और देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ऐसे लोग आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो मजबूत भारत की कल्पना की थी, आज मोदी जी उस पर चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की कोई भी खाई को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, हमने गैस देने का काम किया तो एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे खत्म किया। हमने नहीं किया ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको गैस देने का काम किया। हमने कमरे दिए तो एक मकान बनाकर दिए तो एक कोने से दूसरे कोने में खत्म करने का काम किया। हमने नहीं पूछा ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू जाटव है, कौन है, सबको देने का काम किया। हम ऐसा एक भारत बनाना चाहते हैं, एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं, एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। जब योजनाएं उनके घर पर पहुंचेंगे, गरीबी हट जाएगी, विकसित भारत होगा। उस भारत के अंदर जात पात भी नहीं होगी, छोटा बड़ा भी नहीं होगा। आजाद भारत के अंदर मजबूत होकर हम खड़े हुए मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आ रहा हूं, अब तीसरी बार मोदी जी को कमल के चुनाव का बटन दबाकर मोदी जी को वोट जिताएंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी के भारत के निर्माण के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।